नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे रेत खनन से जुड़े हुए मामले पर। रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उससे रेत खनन पर क्या असर पड़ेगा, इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। प्रोग्राम को, अपने इस वीडियो सेशन को आगे तो ले ही चलेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे एलिमेंट क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए हम इसके महत्वपूर्ण विषय चर्चा के पक्ष को जानेंगे और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बारीकी से अध्ययन करते हुए अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो का जो टाइटल है, सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से रेत खनन पर क्या असर पड़ेगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका यह जो रुख है, फैसला है, उससे रेत खनन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी पर हम बात करेंगे। हुआ सर्वोच्च न्यायालय। चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, क्या है रेत खनन, क्या होता है इसका प्रभाव और भारत में इसे रोकने हेतु क्या क्या पहले की गई है। चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, रेत खनन क्यों चर्चा में है, क्या होता है इसका प्रभाव और भारत में इसके रोकने हेतु क्या क्या पहले की गई है, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या नियम कानून है। तो चर्चा में क्या है या खबर क्या है, तो टॉप कोर्ट डायरेक्ट्स 5 स्टेट टू प्रोवाइड फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन इलीगल स्टैंड माइनिंग। याचिका होती है, रेत खनन के कारण परिस्थितियां असंतुलन, जल स्तर में गड़बड़ी और भूमि क्षरण होता है। एक याचिका दायर की जाती है, उसमें बताया जाता है कि जो रेत खनन होता है, रेत खनन के कारण जो पारिस्थितिकी असंतुलन बना हुआ है, जल स्तर में गड़बड़ी होती है और भूमि का क्षरण हो रहा है। उसके बाद सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 का पालन नहीं किया जाता है, याचिका में यह भी बताया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आता है कि अधिकारियों को अवैध रेत खनन की जांच करनी होगी। याचिका जब दायर की जाती है उसमें यह कारण बताया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आता है, निर्देश आता है कि अधिकारियों को अवैध रेत खनन पर रोक लगानी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। 5 राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में इस प्रकार के आदेश को दिया जाता है। 5 राज्यों में सर्वाधिक रेत खनन हो रहा है, वहां याचिका दायर की जा रही है कि इससे परिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है। परिस्थितिकी असंतुलन मतलब जल का जो स्तर है उसमें गड़बड़ी होता है, जो भूमि है उसका क्षरण हो रहा है, कई प्रकार की चीजें हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट इसी पर अपना निर्देश देता है। वह 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र, पंजाब और मध्य प्रदेश। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि जो रेत खनन की सीमा दर्शाने वाले तथ्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करना होगा। क्या है रेत खनन, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण, जमीन, नदी, समुद्र से रेत और खनिज निकाला जाता है। रेत खनन जमीन से के नीचे, समुद्र से, जमीन से, नदी तट, समुद्र से रेत और खनिज निकालना रेत खनन कहलाता है। उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि जो मूल्यवान खनिज है, धातु है, क्रस्ट स्टोन है, रेत है और बजरी, उसको हम प्राप्त करेंगे। लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है, स्थानीय समुदाय के लिए खतरा बनता है, जल स्तर और भूमि संरचना पर इसका बुरा असर होता है। भारत में रेत का स्रोत क्या है, भारत में रेत कहाँ से मिलता है। रेत मतलब जिसको हम भाषा में मोरंग कहते हैं, कहीं कहीं बालू भी कहते हैं, उसी को रेत कह रहा है। नदी, झीलें और जलाशय, कृषि क्षेत्र और तटीय समुद्री क्षेत्र में रेत मिलता है। जो पैलियो चैनल, पुराने नदी मार्गों से भी रेत को निकाला जाता है और निर्मित रेत, रम रेत, रेत का कृत्रिम उत्पादन होता है। रेत खनन के क्या परिणाम होते हैं, तो कटाव और आवास विघटन होता है। मान लीजिए कि समुद्र के किनारे से या इतने मार्ग हैं जहां से रेत निकाला जाता है, वहां से खनन होता है, तो वहां पर कटाव की स्थिति होती है। और कटाव होगा तो वहां पर बसे हुए जो लोग होंगे, गांव होंगे, क्षेत्र होंगे, उनके आवास होंगे, वह कहीं ना कहीं से विघटित होता हुआ नजर आता है और दिखाई देता है। इसके परिणाम को आप हर जगह देख सकते हैं। नदी के तल में परिवर्तन होता है, कटाव होता है और जो चैनल की आकृति में परिवर्तन, जलीय आवासों में व्यवधान होता है। बाढ़ और अवसादन में इससे वृद्धि होती है। नदी तल से रेत की कमी से बाढ़ और अवसादन में वृद्धि होती है। परिवर्तित प्रवाह पैटर्न देखने को मिलता है। तलछट का भार जलीय परिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। वनस्पति और जीव इससे दोनों प्रभावित होते हैं। भूजल का ह्रास होता है, मतलब भूजल की कमी होती है। रेत खनन के कारण बने गहरे गड्ढों के कारण भूजल स्तर में भारी गिरावट आती है। स्थानीय पेयजल कुओं पर इसका असर पड़ता है। जैव विविधता और इसकी हानि होती है। आवास विघटन हो और क्षरण से जैव विविधता का महत्वपूर्ण नुकसान होता है। जलीय और तटवर्ती दोनों प्रजातियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चाहे वह जलीय जल में रहने वाले जीव हो, चाहे तटवर्ती जल के किनारे तट पर रहने वाले जीव हो, कहीं न कहीं से उन प्रजातियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है।
और इसका जो रेत खनन का विनाशकारी प्रभाव वो मैंग्रोव वनों तक भी फैलता है। और ये तो रहा कि रेत कहाँ से निकलती है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में रेत खनन को रोकने के लिए क्या क्या पहल की गई है। पहलों में खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 आया। रेत को लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। लघु खनिजों पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के पास आता है कि जो लघु खनिज होते हैं उनके खनन पर जो क्या होगा, किसका नियंत्रण होगा, तो उस राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। धारा 3E का उद्देश्य होता है अवैध खनन को रोकना। एक धारा 3E होती है, उसका उद्देश्य होता है क्या कि खनिज होता है जो अवैध खनन है उसको हम रोकेंगे। सरकार जो होती है अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कानून लागू कर सकती है। खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन अधिनियम 2023 को संसद द्वारा MMDR अधिनियम 1957 में संशोधन के लिए पारित कर दिया जाता है। 2006 पर्यावरण प्रभाव आकलन भारत के सर्वोच्च न्यायालय सभी रेत खनन गतिविधियों के लिए अनुमोदन आवश्यक होता है। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो सभी जितने रेत खनन गतिविधियों के लिए अनुमोदन आवश्यक होता है, लेकिन अब यह कह दिया गया कि 5 हेक्टेयर से कम वाला क्षेत्र भी होगा उसके लिए भी यह जरूरी होगा कि आप रेत खनन गतिविधियों के लिए अनुमोदन को आवश्यक मान लिया जाता है। सतत रेत प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 में जारी किया जाता है। इसमें क्या है, वो पर्यावरणीय टिकाऊ खनन होना चाहिए। उसके बाद रेत खनन को इस प्रकार करना कि यह पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। जो 2016 में फैसला आता है उसमें यह बात बताई जाती है कि पर्यावरणीय टिकाऊ खनन होना चाहिए। रेत खनन इस प्रकार से होना चाहिए कि पर्यावरण पर उसका कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। उदाहरण के तौर पर अगर हम यह समझने का प्रयास करें तो नदी के किनारे खनन को नियंत्रित करना ताकि भूमि का कटाव न हो। सामाजिक रूप से जिम्मेदार खनन, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और बहाली हो। नदी संतुलन और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और प्रदूषण से इसका बचाव हो। भूजल भंडार में कमी को रोका जाए। भूमिगत जल स्रोतों की निगरानी और संरक्षण हो। रेत खनन हेतु प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश 2020 में जारी किया जाता है। जिससे क्या क्या फायदा होता है, पूरे भारत में रेत खनन की निगरानी के लिए एक मानक प्रक्रिया लागू की जाती है। खनिज स्रोतों की पहचान की जाती है। खनन प्रक्रिया की निगरानी और उसके अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और निगरानी के लिए नई तकनीकी ड्रोन और नाइट विजन को दिखाया जाता है, बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में खनन को पर अंकुश लगाने के लिए, रोकने के लिए पहल नहीं की गई। पहले तो की गई है, हरदम की जाती है, लेकिन 5 राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो निश्चित तौर पर खनन को, रेत खनन को कहीं न कहीं से प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह जो प्रभाव है यह पर्यावरण की दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम माना जाता है। जलीय जीव हो चाहे तटीय जीव हो, तट पर रहने वाले जीव जंतु हो चाहे जल में रहने वाले जीव जंतु हो, उनके लिए यह बहुत ही उनके संतुलन को, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए यह नितांत आवश्यक कदम है। बहरहाल रेत खनन के सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से रेत खनन माफियाओं पर तो इसका बुरा असर पड़ेगा ही, लेकिन कहीं न कहीं से जो आवास, घटता हुआ आवास, जो कटान की गतिविधियां है उस पर कहीं न कहीं से रोक लगती हुई नजर आ रही है। रेत खनन होना चाहिए लेकिन वह मानक के अनुरूप होना चाहिए। राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वह एक जो अपनी दिशा निर्देश कानून बनाई है उस कानून के तहत इसको पालित करवाना सुनिश्चित करें। ये रहा आज का हमारा पूरा वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।